सर्वेभ्यः। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छा। तो अब हम हमारी कक्षा को आरंभ कर देते हैं। हम्म, तो कल हमने क्या सीखा था कि कल हमने 3 सूत्र सीखे थे। उनमें से एक सूत्र था, यानी 3 नहीं सीखे थे हमने, 3 सूत्रों का अन्वय किया था। एक हमारा इको यणचि, उसके बाद था हमारा अनचि च। यह अनचि च द्वित्व करता है। और उसके बाद आता है हमारा झलाम जश झसी, ये वाला सूत्र। तो इस तरह से इन तीनों सूत्रों की मदद से हमने देखे कि शुद्ध्युपास्य के 3 अलग अलग रूप बनते हैं। एक होता है, देखो, सुधि जमा उपास्य। ये हम काम जब करते हैं तो शुद्ध्युपास्य ये बना इको यणचि से, शुद्ध्युपास्य ये बना अनचि च से, और शुद्ध्युपास्य ये बनता है झलाम जश झसी से। इसका एक और उदाहरण हमने देखा था अभी आगम। तो अभी जमा आगम का अभ्यागम ये बनता है। अभी प्लस आगम का घ डबल भी हो सकता है, अभ्यागम। और तो जो भ है, भ ब में भी तब्दील हो सकता है, अभ्यागम। और आप लोगों ने अभ्यास शब्द तो देखा ही होगा, अभ्यास। तो अभ्यास शब्द भी वैसा ही है, अभी जमा आसहा, ये शब्द है, अभी जमा आसहा। तो इसका अभ्यास, ये शब्द हमने देख लिया है कैसे बनता है, हमने बहुत बार देखा है, अभ्यास बहुत बार किया भी है। और अभ्यास ना करने पर बड़े बुजुर्गों के मार भी बहुत खाए हैं। तो ये इसके अंदर भ डबल भी हो सकता है, अभ्यास ये भी हो सकता है, और भ का ब भी हो सकता है, अब अभ्यास। ये भी सही है। मुझे हंसी आ रही है कि अगर आप लोगों ने कल कहीं जाकर ये परीक्षा में ऐसा लिखा कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, तो ऐसा वाक्य देखकर शायद आप आप पर लोग हंसना पड़े। लोग हंस सकते हैं आप पर कि ये ऐसा, ये ब क्यों लाया बीच में। तो आप लोग बहुत लंबी उनको फिर प्रक्रिया सिखानी पड़ेगी, ऐसे हफ्ता भर उनका क्लास लेना पड़ेगा। कम से कम हफ्ता भर तो लेना ही पड़ेगा, तब जाकर सामने वाले को समझेगा कि नहीं, अभ्यास भी सही है। ओके। तो हम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो अरे, कौन आया? देखो, अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी में हाथ जल्दी जल्दी काम नहीं करते हैं सुबह सुबह। नहीं, हाथ से मेरा मतलब है हाथ तो काम करते हैं, उंगलियां जल्दी से चलती नहीं है कंप्यूटर पर। लेकिन फिर भी हम तो कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्वर संधि प्रकरण पूरा हो चुका है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे सूत्र है, उन छोटे छोटे सूत्रों को हम माफ करो, जो बड़े बड़े जो मुख्य सूत्र है उनको हमने देख लिया। अब बाकी जो छोटे छोटे सूत्र है
उनको आप लोग अपने मन से भी समझ सकते हो, कुछ वो बड़े ऐसे मुश्किल नहीं है। आप लोग स्वयं अभ्यास कीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी कहीं से प्राप्त कीजिए। इंटरनेट पर उसकी ई वर्जन भी है, वहां से भी आप ले सकते हैं, या तो फिर मैं अपनी वेबसाइट पर तो अपलोड करता ही रहता हूँ। अब आज से हम व्यंजन संधि को आरंभ करने जा रहे हैं जी। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हल संधि। अब ये जो हल संधि है, इसके अंदर दो शब्द है, हल और संधि। अब हल संधि से मतलब क्या है? हल का मतलब होता है व्यंजन, तो हम अभी व्यंजन संधि सीख रहे हैं। तो स्वर संधि की मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्वर संधि को हमने पूरा नहीं पढ़ा है, बस उसके अंदर जो मोटे मोटे सूत्र है उन्हीं को हमने देखा। बाकी जो किड़ुक मिड़ुक छोटे छोटे सूत्र होते हैं उनको आप स्वयं अध्ययन करके समझ सकते हैं। अन्यथा जब हम पूरे संधि प्रकरण की जब हम द्वितीय आवृत्ति लेंगे, तो ऐसी द्वितीय आवृत्ति में आप लोगों को छोटे मोटे सूत्र भी समझ जाएंगे। तो बोलिए, फॉन्ट साइज बढ़ाइए ना। बोलिए। फॉन्ट साइज बढ़ाइए ना। जी, अब ठीक है। जी, तो आज हम हल संधि यानी व्यंजन संधि इस प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। और इस व्यंजन संधि के अंतर्गत हम सबसे पहला जो सूत्र है वो सीख रहे हैं, तो चुना चूह, ये सूत्र है। तो चुना चूह। अब इस सूत्र का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे व्यंजन संधि का यह पहला सूत्र है। व्यंजन संधि का पहला सूत्र से मेरा मतलब यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में व्यंजन संधि में यह सूत्र सबसे पहले पढ़ाया गया है। अब इसका लगे हाथ हम अष्टाध्यायी में क्या, अष्टाध्यायी क्रम से क्या नंबर आता है वो भी देख लेते हैं। ये 8वें अध्याय का सूत्र है। 8वें अध्याय में चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद में 40 क्रमांक का यह सूत्र है। अब देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र में अनुवृत्ति ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो 3 शब्द है, इन तीनों को ही हमें ठीक से समझ लेना होता है। देखिए इसके अंदर जो 3 शब्द है, हम अब सूत्र का अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है स्तोह, ठीक है। दूसरा है चुना, और तीसरा है चु। तो सबसे पहले ये जो 3 शब्द हैं, इनके मूल प्रातिपदिक हम देखेंगे और बाद में उनका अर्थ देखेंगे। सबसे पहला जो प्रत्याहार वो है स्तु। स्तु है, और स्तु को षष्ठी विभक्ति है। तो इसका मतलब यह है कि स्तु का, ठीक है, षष्ठी का अर्थ का होता है। सुरती तो दरवाजा लावण मग थंडी वाजून राहिली ना। हाँ, आगे है चुना।
चुना का मतलब क्या है? चु को तृतीया विभक्ति, ये जो उसको ना लगा है ना, तो ना का मतलब है तृतीया, ये तृतीया विभक्ति का चिन्ह है। और अंत में जो चु है, तो ये चु प्रथमा विभक्ति में है। तो ये इनका व्याकरणिक विश्लेषण है। अब ये चुना जो है, चुना का हिंदी मतलब होता है तृतीया है ना, तो चु से, और प्रथमा, तो इसका अर्थ हम ये लेंगे चु होता है। तो देखो, स्तु का चु से चु होता है। ध्यान से सुनिए, अब इसका हम अर्थ लेंगे, हिंदी अर्थ। तो जो हमने देखा था, स्तु का चु से चु होता है, बस इतना ही इसका मतलब है। स्तोः चुना चुः, स्तु का यहाँ पर होता है स्तोः, चुना यानी चु से, और आगे है चुः। तो ऐसा हमारा सूत्र है, स्तो चुना चुः, तू का चु से चु होता है। अब हम इसके अंदर जो प्रत्याहार बने हैं उसका भी मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अब स्तु का मतलब क्या है? स्तु इज इक्वल टू, तो देखिए इसके अंदर स तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, स और तू ऐसा है। तो तू का मतलब है त वर्ग। ध्यान से सुनिए, इसके अंदर है स, और जो तू है, तू का मतलब होता है त वर्ग। अब त वर्ग में कौन कौन आते हैं? त, थ, द, ध और न। तू का मतलब है तथ दध न। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर जो चु लिखा है, चु का मतलब क्या है? तो इसके अंदर साफ साफ आप लोगों को श तो दिखाई दे ही रहा है, श, और जो चु है, चु का मतलब है च वर्ग, च, छ, ज, झ और न, ये है। तो तू तथा दधना चु चछन, और यहाँ पर भी तो चु ही है, तो इसका तो मतलब हमने देख ही लिया है कि इसके अंदर एक तो श है और चु है। तो चु का मतलब है च, छ, ज, झ, न। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात का आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि अगर मैंने कु कहा तो कु का क्या मतलब होगा? क वर्ग पूरा, क ख ग घ ङ, क ख ग घ और ङ। अगर मैंने चु कहा तो चु का मतलब है च, छ, ज, झ और न। अगर मैंने टू कहा कहीं पर भी संस्कृत व्याकरण में, अगर टू ये है तो टू का मतलब है ट, ह, ड, ढ और न। टू, टू का मतलब है त, थ, द, ध, न। अगर मैंने पू कहा, पू, तो पू का मतलब होता है प, फ, ब, ह, म। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये जो एक सूत्र है, इस सूत्र से ये कार्य होता है, जो कि हमारे संज्ञा प्रकरण में ही है, लेकिन हमने नहीं सीखा है क्योंकि वो उस वक्त आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता था। खैर, तो अब आप लोगों को चू का मतलब समझ गया है, और यहाँ पर तू के अंदर तू है, तो तू का भी मतलब आप लोगों को समझ गया है। तो अब ये जो स्तोष चुनाश्चु, ये जो यहाँ पर लिखा है, इसका भी मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को स्तो चुना चु इस सूत्र का अर्थ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे विचार से आप लोग स्वयं सक्षम है इस सूत्र का अर्थ बताने के लिए।
और सूत्र से प्रक्रिया करने के लिए भी। अब मैं अगर आप लोगों को उदाहरण दूं तो इस नियम की मदद से आप लोग बिल्कुल आसानी से अर्थ बता सकते हैं। बस मुझे एक एग्जाम्पल दिखाने दीजिए। तो यह है स्तो स्टुना स्टु का अर्थ। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, सत जमा चित ऐसी स्थिति है। सत और चित, इस स्थिति में हमारा कैसा होगा, क्या हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो त प्लस च ऐसी स्थिति है। ये ची जो है, ची का इकार हम निकाल लेते हैं, उसका कोई काम नहीं हमें। तो त प्लस च ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर जो पहला त है, ये त स्तु में से एक है, और जो च है, फॉलोइंग च, ये च श्चु में से एक है। तो यहाँ पर त का इस च की वजह से श्चु बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर हम स्तो श्चुनाश्चु ये सूत्र लगा देते हैं। स्तो हो चुना चु। तो इस नियम से क्या हुआ कि ये जो त है, ये त रिप्लेस हुआ, किससे रिप्लेस हुआ? श्चु से। तो यहाँ पर आ गया श्चु, किसकी जगह पर आ गया? त की जगह पर, और फॉलोइंग जो च है वो एज इट इज रहा। तो बस अब हमारा काम हो गया है, संधि कार्य यहाँ पर हो जाता है। अब ये जो श्चु है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है ये मैंने यहाँ पर बताया। श्चु का मतलब क्या है? तो श, और चू का मतलब है च छ ज झ ञ। तो ये सारे के सारे यहाँ पर है। श्चु का मतलब क्या है? श और चू। अब चू का अर्थ होता है च छ दादा, ज। बोलो। भवान् म्यूट् अस्ति। अहं म्यूट् अस्मि वा? मम ध्वनिः श्रूयते वा? यस दादा, सुनाई दे रही है। प्रतिमा महोदय, कदाचित् भवत्याः नेट्वर्क् मध्ये समस्या स्यात्। तर्हि चिन्ता मास्तु, क्षणं प्रतीक्षां करोतु, हरि तदनन्तरं। ओम, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बाकी छात्रों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी दादा। प्रतिमा जी, अन्ये श्रोतुं शक्नुवन्ति, कदाचित् भवत्याः कनेक्शन मध्ये समस्या स्यात्। प्रतिमा जी, कदाचित् आपके नेटवर्क में समस्या हो सकती है, आप प्रतीक्षा कीजिए। ओके, तो श च छ ज च छ ज झ और न, और आगे है छ। तो ऐसी स्थिति है। तो हमारा क्या था बेचारा? त था, और इस त की जगह पर ये श्चु आ गया। और श्चु का मतलब क्या है? ये 5, श च छ ज झ न। अब बताओ, अब क्या होगा? अब यहाँ पर अनियम हो गया। स्थानी एक है, आदेश अनेक है। अब क्या करेंगे? स्थानेन्तरतम सूत्र लगेगा। क्या हर बार स्थानांतरतमः लगना ही जरूरी है? हमने 2 परिभाषा सूत्र सीखे हैं, एक स्थानांतरतमः है और दूसरा यथासंख्यम अनुदेश समानम, ये भी है। तो अब आप लोग सोचिए, यहाँ पर स्थानांतरतमः लगेगा या फिर यथासंख्यम अनुदेश समानम? इन दोनों में से कौन सा सही है? यथा संख्यामुद्देश्य समानम।
क्यों? क्योंकि जो त है वो स्तु में से था, और स्तु के अंदर त थ द ध न ये 5 है, और श्चु में भी च छ ज झ ञ ये 5 है। करेक्ट। तो त थ द ध न में त पहला है, और च छ ज झ न में न्य में च पहला है, तो त को च से रिप्लेस कर देंगे तो वो सच्चिदानंद हो जाएंगे। करेक्ट, सही है बेटा। यहाँ पर स्थानीयंतरतमः क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्थानीयंतरतमः कब आता है? जब हमारे मूल सूत्र में ही आदेश और स्थानीय इनकी संख्या असमान हो, तो उस कंडीशन में स्थानीयंतरतमः लगता है। परंतु यथासंख्यम अनुदेश समानम ये कब लगता है? जब स्थानीय और आदेश इन दोनों की संख्या जब समान रहती है, तब हम यथासंख्यम अनुदेश समानम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो गया था जब मैं खुद पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, स्तु प्लस श्चु ऐसी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में स्तु का मतलब क्या है? स त थ द ध और न। श्चु का मतलब क्या होता है? तो श्चु का मतलब भी होता है श च छ ज झ और न। तो स्थानीय भी 5 है, आदेश भी 5 है, तो इसलिए यहाँ पर यथासंख्यम अनुदेश समानम सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आदेश क्रम से होते हैं। अब देखिए सचित, ये जो है त हमारा जो स्थानीय है, स्थानीय कौन कौन है? ये है हमारे स्थानीय तू। इसके अंदर हाँ ये रहा, नहीं हम नीचे वाला लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो त है, त का नंबर कौन सा है? त सेकेंड नंबर का है। तो त की जगह पर जो आदेश आएगा वो भी आदेशों में से सेकेंड नंबर का आएगा। तो सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आदेश है च, तो इसलिए यहाँ पर च आदेश होगा। यहाँ पर आप लोगों को स्थानीयंतरतम से नहीं जाना है, यहाँ पर आप लोगों को यथासंख्यम अनुदेश समानम से हमें जाना है। तो यथासंख्यम अनुदेश समानम इस नियम से ये जो हमारा स्थानीय है, इस स्थानीय स्तु में से, ये जो यहाँ पर स्तु है, स्तु में से दूसरे नंबर का था, पहला स दूसरा त, और श्चु में से जो सेकंड नंबर का आदेश है वो च है। तो इसलिए यहाँ पर त आएगा। कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स त ध द ध और न, ये 5 और नीचे वाले 5 श च छ द ध और न। तो इसमें सेकंड नंबर वाले जो है वो ही एक दूसरे की जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। ये है सेकंड त और ये है सेकंड वाला च। ये लॉजिक यहाँ पर लगा और सच की जगह पर सच आ गया और च एज इट इज। ठीक है, तो आगे है तो च मिल गए, तो ऐसा बन जाता है उत्तर। तो इस नियम से ये जो सत और चित है इसको मिलाकर सच्चित बनता है, सच्चित। तो अब गोविंद तुमसे मेरा सवाल है, जरा प्रामाणिकता के साथ उत्तर देना, यानी ऑनेस्टली उत्तर देना है। क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ गया था या फिर तुम्हें सच्चिदानंद ये शब्द याद आ गया था? तुमने शब्द से इसको समझा या फिर ये लॉजिक से समझा? दोनों आधा आधा। दोनों आधा। यानी तुम्हें सच्चिदानंद ये शब्द याद आ गया, क्यों? सच्चिदानंद में तो डबल च हो गया था और फिर बाद में तुमने लॉजिक भी लगा कर देखा होगा। जी गुरु जी एक और डाउट है सर,
मतलब जी ये लॉजिक तो समझा, लेकिन अपन त के जगह डायरेक्टली त को स्तु क्यों इक्वल करते हैं और च को स्तु? जैसे त का मतलब ये हो सकता है कि त थ द ध न की वो जो वर्ण की एक लाइन है। हम्म देखो, अगर मतलब मैं तुम्हारा प्रश्न ठीक से नहीं समझाया, आप फिर से एक बार प्रश्न पूछिए। त इक्वल टू स्तु डायरेक्टली कैसे ले लेते हैं अपन? हाँ, तो इक्वल टू टू नहीं है वो, तो इज फ्रॉम, ठीक है। तो इज फ्रॉम स्तू एंड स्तू इक्वल्स टू स तथा तथा न। अब ठीक है, यही पूछ रहे थे ना आप? हाँ हाँ, लेकिन जैसे अपन यण है तो यण के लिए हमने माहेश्वर सूत्र इस्तेमाल किया था। यण का मतलब फिर जो जो उसमें वर्ण आते हैं। लेकिन हम्म, वैसे ये चीज कहाँ से हमने ली है कि तो देखिए अगर लिखा है तो उसको स्तु कंसिडर करेंगे? देखिए, ये जो त है, अब यहाँ पर ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अंदर तू जो है, इसके अंत में कोई हल नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है। अगर कोई हल रहता, कोई व्यंजन रहता, तब हम उसको हलंत्यम लगाते थे और माहेश्वर सूत्र का हम इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि इको यणचि। तो इको यणचि, ये जो सूत्र है, उसके अंदर इत है, यण है और अच है। तो इसके एंड में जो हमें हल दिख रहे हैं, तो इन हलों की वजह से हम इसको इत मानकर और बाकी जो ई य अ है, इनको आदि मानकर हम माहेश्वर सूत्रों से उनको स्प्लिट करते थे, उनका मतलब हम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर स्तु स्तु ही है, तो इसको तो कोई हल नहीं है, तो बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब आपका सवाल है कि ये तो को हमने स्तु कैसे डिफाइन कर लिया कि ये स्तु से है। देखो, तो बहुत सारे इसके अंदर आ जाता है। कल जो हमने देखा था ना, झलाम जश झशी, झलाम जश और झशी, तो इसके अंदर ये जो त है, ये झल के अंदर भी आता है मेरे ख्याल से। झल के अंदर भी आता है, तो झल से भी है। लेकिन हम अब यहाँ पर जो संधि कर रहे हैं, तो कौन से संधि का सूत्र यहाँ पर अप्लाई होता है, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए, अगर हमने त को झल माना, अगर आप लोगों को जश्त्व संधि करना है, झलाम जश झशी, तो इस कंडीशन के अंदर एक बार देखो, अगर हमने त को झल माना और आगे वाला च, क्या ये च झश में से है क्या, बोलो? नहीं है शायद। तो जो सूत्र जहां पर लगता है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं से वो डिफाइन करते हैं। अब ये सूत्र अगर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो हम त को झल मानकर कोई फायदा नहीं है। त को श्चु मानकर यहाँ पर फायदा हो रहा है और हमारा संधि का सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्तोष्टुनाष्टु का, इसको स्तु के अंदर मानते हैं त को। अच्छा, मतलब अगर वो किसी और सूत्र से नहीं सॉल्व हो रहा है तो फाइनली इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम्म, तो जिससे जो सॉल्व होगा, जिससे वो कोई लाभ हमें मिलेगा, तो ही हम लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि सेम एक जगह पर दो सूत्र भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि नहीं, ये मेरे अंदर भी आता है और ये मेरे अंदर भी आता है। तो उस स्थिति में क्या करना होता है, वो भी हमने देखा। जिस सूत्र का नंबर बड़ा होगा उसको हम लेंगे। और उसके अंदर भी सपाद, सप्ताध्याय और त्रिपादी, ये भी एक प्रकरण है। अगर नंबर बड़ा है और अगर वो त्रिपादी सूत्र में से निकल कर आता है, तो फिर हम ऑप्शन में लेते हैं उसको। यू गॉट इट? यस सर। तो ये एक उदाहरण था सच्चिद
सच्चिदानंद का सच्चिद है उसके अंदर। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी से ही उदाहरण लेना चाहता हूं। शांगिन जमा जय, ये उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर संधि कहाँ पर हो रहा है, तो ये जो न है, न जमा ज, यहाँ पर भी हमारा संधि हो रहा है। तो हमने न को लिया और बाद में ज को लिया। तो अब बताइए क्या है। तो अब मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या यहाँ पर स्तोष्टुनाष्टु ये सूत्र एप्लीकेबल है या नहीं। ये सूत्र हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या नहीं। तो न को स्तु में से होना चाहिए और जो ज है, ज को ष्टु में से होना चाहिए। तो ये दोनों है या नहीं है। देखिए, स्तु का मतलब क्या होता है, स त थ द ध न। ज का मतलब क्या होता है, ये ष्टु से है, ष्टु में से एक है। श च छ ज झ और न। अब यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा है, ये न यहाँ पर है। और ये जो ज है हमारा, यहाँ पर है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर न और ज, इस कंडीशन में स्तु और ष्टु ये दोनों एकत्रित आ गए हैं और इनका यहाँ पर संधि होगा। तो इस नियम से, स्तोष्टुनाष्टु इस नियम से हम न की जगह पर ष्टु को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अब ष्टु का मतलब क्या है, ष्टु के अंदर कौन कौन आता है, तो उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ष्टु का मतलब है श, च, छ, ज, झ और न, और प्लस आगे है ज। तो अब हमारा जो स्थानीय है वो बेचारा स्थानीय एक है और आदेश जो है वे आदेश 5 आदेश आए हैं। अब हमें यहाँ पर तय करना है कि न की जगह पर कौन बैठेगा। तो बताइए कौन बैठेगा, किस नियम से बैठेगा। यथासंख्यम अनुदेश्य समानम। करेक्ट, यथासंख्यम अनुदेश्य समानम, ये सूत्र यहाँ पर बताएगा। देखिए, अब यथासंख्यम से हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमारा जो स्थानीय है, स्थानीय कौन है यहाँ पर, ये न है। देखो मैं इसको अलग रंग से बैकग्राउंड कर रहा हूँ। कौन सा रंग दूं? ये है। तो ये है हमारा स्थानीय। अब स्थानीय जो है 5, इनमें से इसका क्रमांक है 5वां, ये 5th नंबर का है। तो 5th नंबर का है, तो हमारे जो आदेश है इनमें से भी 5th नंबर का हमें देखना पड़ेगा। वो है एक श सेकंड, 3 4 5। तो ये न जो है ये इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो बस हो गया काम हमारा। न रखेंगे और ज, बस हो गया। अब हमारा उत्तर हमें मिल जाता है। तो शार्ंगिन जय का मिलकर ऐसा बन जाएगा, शार्ंगिन जमा जय। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ गया। एग्जाम्पल समझ गया गुरुजी, लेकिन उसका उच्चार कैसे करना है? शार्ंगिन जय, शार्ंगिन जय, शार्ंगिन जय, ऐसा उसका उच्चारण होगा।
थोड़ा बहुत न जैसा ही मतलब उस हाँ, यहाँ का भी उच्चार न होता है। न जैसे ही उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन दांतों को जीभ नहीं लगानी है। दांतों को जीभ लगाया तो नल का न बन जाता है। दांतों को जीभ नहीं लगने दी तो फिर ये वाला न हो जाता है, शांगिंजय। साफ साफ बात है ना, आप लोग समझ सकते हो। ये जो न है, इस न का उच्चारण स्थान क्या है टेबल में देखिए। क्या है न का उच्चारण स्थान? नासिका। न का उच्चारण स्थान, न को डबल उच्चारण स्थान है, दो उच्चारण स्थान है उसको। दूसरा उच्चारण स्थान बताओ उसका। दंत, करेक्ट, दंत। और दूसरा जो हमारा ये वाला न है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? अब इसका भी नासिका है या? लेकिन दूसरा मुख स्थित उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु, करेक्ट। तो ये वाला जो न है, इसका उच्चारण करने के लिए आप लोग अपनी जीभ तालु से लगाएंगे, तालु से टच करोगे। और नल के न का उच्चारण करने के लिए आप लोग अपनी जीभ को दांतों से स्पर्श करेंगे। मुझे कहना है नल, नल बोलूंगा तो दांतों से जीभ लगेंगी, लेकिन सांगिंजय ऐसा जब मैं बोलूंगा तो जीभ पीछे ही रह जाती है। यानी तालु, तालु कहाँ होती है? तो दांतों के ठीक ऊपर जो खुरदरा हिस्सा हमें महसूस होता है हमारी जीभ को, वो तालु है। तो तालु से स्पर्श करके अगर आप न बोलोगे तो वो ऐसा वाला न बन जाता है, च वर्ग का। समझ गए आप सभी को ये? क्रिस्टल क्लियर है। ओके, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन अर्थ बचा है इसका गुरुजी। हाँ, इसका अर्थ तो आप लोगों ने मराठी में, हिंदी में सारंगधर शब्द सुना होगा। सारंगधर हमारे आसपास होते हैं कुछ कुछ लोगों के नाम। शारदा, दरवाजा बंद करना, ठंडी वाजून मेलेन मले। देखो, तो सारंग ये जो नाम है, ये थोड़ा सा गलत नाम है। यहाँ पर शारंगधर ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा वो नाम है, शारंगधर। तो शार्ंग क्या है? तो शार्ंग जो है, ये भगवान विष्णु का धनुष्य है। हमारे जो भगवान विष्णु है, उनके पास एक धनुष्य है जिसका नाम है शार्ंग। और शार्ंगधर यानी शार्ंग नाम के धनुष्य को धारण करने वाले वो होते हैं शार्ंगधर भगवान विष्णु। अभी शार्ंगिन क्या है? तो देखो, धन से धनी बना। धनी का मतलब क्या है? वन हु हैज मनी। योग से योगी बना। योगी का मतलब क्या है? जो योग करता है, जिसके पास योग है। उसके बाद अश्व, जिसके पास अश्व है, घोड़ा है, वो अश्वी बना है। ठीक उसी प्रकार से एक शार्ंग शब्द भी है। तो शार्ंग, ये शार्ंग जिसके पास है वो शार्ंगी। ये शार्ंगी। अब शार्ंगी कौन है? तो भगवान विष्णु, क्योंकि उन्हीं के पास शार्ंग है। तो और शार्ंगी ये जो शब्द है, इसका संबोधन रूप शार्ंगिन है। शार्ंगिन यानी अशार्ंग धनुष्य धारण करने वाले, ये मतलब है शार्ंगिन का। देखो, मैं समझाता हूं आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मीनिंग जरूर होगा इसका। देखिए, धन
पैसा, धनी पैसे वाला, और धनिन, अगर हमें किसी पैसे वाले को हमें बुलाना है तो धनिन यानी ए पैसे वाले मनुष्य, ऐसा धनिन का मतलब हो जाता है। योग यानी योग, योगी यानी योग करने वाला। अगर मैंने योगिन कहा तो ए योगी महाराज, अगर हम किसी योगी के साथ बात कर रहे हैं तो हम उनको योगिन बोलेंगे। योगिन आइए, योगिन बैठिए, योगिन आपको क्या चाहिए, उनके साथ बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अश्वी, अश्व यानी घोड़ा, अश्वी जिसके पास घोड़ा है, और अश्विन यानी ए घोड़े वाले मनुष्य। ठीक उसी प्रकार से शार्ंग धनुष्य, शार्ंगी जिसके पास शार्ंग नाम का धनुष्य है, वो है भगवान विष्णु। और शार्ंगिन यानी ए शार्ंग धारण करने वाले, अब यहाँ पर हम मनुष्य तो नहीं बोलेंगे, देव बोलेंगे, विष्णु। और जय यानी तुम्हारी विजय हो, शार्ंगिन जय यानी हे शार्ंगिन तुम्हारा विजय हो। तो ये मतलब समझ गया? मतलब धनुष्यधारी और जय से क्या मतलब हुआ? जय जीतो, यू विन, तुम्हारा विजय हो। अच्छा, और ये अश्विन का अपने मराठी महीनों से कुछ संबंध है क्या? देखो वो अश्विन है, यहाँ पर न हलंत है ना, तो मराठी महीना जो है वो न विसर्ग आता है उसके अंदर, वो अलग अलग प्रक्रिया है उसकी। ये अश्विन ये अलग चीज है। ओके। हाँ, और इन सभी का स्त्रीलिंग रूप भी होता है। हाँ, धनी, धनिन का यहाँ पर स्त्रीलिंग धनिनी ऐसा बनता है, धनिनी यानी पैसे वाली। योगिनी ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, योगिनी यानी योग करने वाली। और अश्विन इसका स्त्रीलिंग बनता है अश्विनी। अब शुक्र है कि आप में से यहाँ पर कोई भी अश्विनी नहीं है, लेकिन अश्विनी ये भी महिलाओं का नाम होता है। तो अश्विनी शब्द का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसके पास अश्व है। अब ये एक नक्षत्र का भी नाम है, और उस नक्षत्र को अश्विनी क्यों बोलते हैं? अब देखो, जिन जिन माता पिताओं ने अपनी पुत्री का नाम अश्विनी रखा है, उन्होंने क्या समझ कर रखा है कि ये एक नक्षत्र का नाम है अश्विनी। लेकिन उस नक्षत्र को अश्विनी नाम कैसे पड़ा? तो अगर हम रात्रि में उनको ठीक से ध्यान से देखेंगे नक्षत्र को, तो उसके अंदर जितने भी तारे हैं, उन तारों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो उनकी एक ड्राइंग बनती है। यानी हम रंगोली बनाते हैं ना, टिपके टिपके टिक्कों की बिंदुओं को जोड़कर, तो वैसे आसमान में जो तारे हैं उनको अगर हमने ज्वाइन किया, जोड़ा, तो उसमें से घोड़े का की आकृति निकल कर आती है, यानी घोड़े जैसा वो दिखता है। तो इसीलिए उस नक्षत्र को अश्विनी नक्षत्र कहते हैं। तो शांगिन इसका स्त्रीलिंग भी बनता है, शांगिनी, यानी ऐसी स्त्री जिसके पास शार्ंग नाम का धनुष्य है। एनी डाउट? ओके, चलो एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। रामः जमा चिनोति, ये एक उदाहरण है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब ये रामः और जमा चिनोति, इसके अंदर जो मह है, इसको ध्यान से सुनिए क्या चीज है। तो आप लोगों को यहाँ पर रामः तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो विसर्ग है ये एक्चुअल में ये स माना जाता है। तो राम के अंदर जो रामः है, रामः का जो विसर्ग है वो दरअसल स माना जाता है। तो यहाँ पर रामस के अंदर स एक विसर्ग है। इस बात को मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, और बाद में हमारा चिनोती का च आ जाता है। तो रामस चिनोती ऐसा यहाँ पर है, रामः चिनोती यानी रामस चिनोती। और ये जो स है, इस स के साथ हमारा स्तोष चुनाष्टु ये सूत्र काम करता है।
अब ये सूत्र काम कैसे करेगा, तो देखो सूर्य जी, आपने राम को रामस ऐसे रिप्लेस कैसे किया? वो देखो इसके अंदर जो विसर्ग है ये स माना जाता है, और ये क्यों माना जाता है हम विभक्ति प्रकरण में सीखेंगे। जब हम विभक्ति प्रकरण सीखेंगे तो उसके अंदर ये भी आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो विसर्ग है उसको हम स मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स है ये स स्तु में से एक है। स्तु के अंदर क्या क्या होता है, स्तु के अंदर आता है स, और तू तू का मतलब त वर्ग, त थ द ध और न। आगे है च, तो च ष्टु में से एक है। ष्टु का मतलब क्या है, श च छ ज झ और न। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स है स की जगह पर स्तु रिप्लेस हो जाएगा और च एज इट इज रहेगा। अब ये जो हमारा स्तु है, स्तु का मतलब क्या है, स, माफ करो मैंने उल्टा कर दिया, छु आएगा। छु का मतलब क्या है, श च छ ज झ और न, और आगे च एज इट इज। अब वहां पर हमारे पास फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है, हमारा स्थानीय एक है अकेला, और उस बेचारे एक अकेले स्थानीय की जगह पर 5 आदेश है, ये तो नाइंसाफी है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा आदेश यहाँ पर होगा, यथा संख्यामनुदेश्य समानम। हाँ वो तो सूत्र तो लगा दिया, सूत्र सभी का याद हो गया है। अब आदेश क्या होगा, हम कौन सा हम यहाँ पर रखेंगे। श। करेक्ट है, यहाँ पर श आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे जो स्थानीय है, स्थानियों के अंदर जो हमारा श है ये श पहला है, स पहला है, और आदेशों में से भी श पहला है। तो इस नियम से हम यहाँ पर सिर्फ श को बैठने की इजाजत दे सकते हैं। तो यहाँ पर श बचेगा, बाकी सारे चले जाएंगे, श जमा च ऐसी स्थिति हो जाएंगी, और अंत में हमें उत्तर क्या मिलेगा, रामश चिनोती। और कुल मिलाकर रामश चिनोती ऐसा ही बन जाएगा। समझ गया। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज जितना मुझे सिखाना था मैंने सिखा दिया। कल हम एक और नया सूत्र सीखेंगे। आज जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, सिखाया, समझाया और पढ़ाया, उसमें आपको कोई डाउट है क्या? चुनौती मतलब क्या? चुनौती यानी चुनता है, चूजेस। चूज करता है, चुनौती चूज करता है। इसके अलावा और भी कोई डाउट होंगे तो वो वे भी आप पूछ सकते हो। जैसे कि अभी देखो आज का हमारा टीचिंग का पार्ट तो पूरा हो गया है। अब ये टीचिंग तो हमारी शुरू है ही, लेकिन एक मैं आप सभी की जानकारी के लिए फिर से एक बार राहुल जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वे हमारे पाठों वो स्क्रीन रिकॉर्डर है उनके पास, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम सभी की सुविधा के लिए हमारे ग्रुप पर वो रोज अपलोड कर रहे हैं, लिंक पेस्ट कर रहे हैं। और देखिए वे जो हमारा रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है वो प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, यानी जिसके पास उसकी लिंक होंगी उसी के पास उसका एक्सेस होगा। यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया है तो पूरी दुनिया के लिए वो मिल गया अब यूट्यूब पर, तो ऐसा नहीं है। उस प्राइवेट लिंक है उसकी और हम लोग है, तो जिसके पास उसकी लिंक होगी वही उसको ओपन कर सकता है, ऐसा ऐसा वो है। तो हम लोगों के प्रैक्टिस के लिए, हम लोगों के बाद में अभ्यास के लिए वो जो राहुल जी का जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत सुविधाजनक है हमारे लिए। तो राहुल जी धन्यवाद। आपकी मेहनत आपको समर्पित।
एक और प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर हैं, तो क्या हमारा जो समय अभी चल रहा है वो समय ठीक ठाक है? बहुत ठीक है गुरुजी, मतलब इस समय किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्या हम इस समय को 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद में करने की किसी की इच्छा है क्या? थोड़ा लेट कर सकते हैं गुरुजी। नहीं दादा, परफेक्ट टाइम है। ओके। नहीं, ऐसा अगर देखो, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि बहुत किसी के पास जरूरी काम होते हैं, लेकिन जरूरी कामों को छोड़कर कुछ कुछ लोग बैठ जाते हैं कि ये क्लास चल रहा है। ऐसा अगर होगा तो एक बार बताइए। नहीं सर, एकदम बढ़िया टाइम यही है ये। एक समय है कि जिसमें सबसे कम ये आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। नहीं, दरअसल बात ऐसी थी कि हमारे योग वर्ग शुरू हो गए हैं, तो कोरोना की वजह से योग वर्ग बंद थे, और आप सभी को पता है कि योग वर्ग का टाइम भी यही सेम सुबह का ही होता है। तो और एन हमारा जो टाइम है उसी टाइम में योग वर्ग है। तो मैं हर रोज सुबह योग वर्ग में जाता हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो लेट कर सकते हैं ना गुरुजी थोड़ा। लेट देखो, अगर लेट किया तो बाकी जितने भी छात्र, बाकी जितने भी लोग हैं, उनके फिर काम शुरू हो जाते हैं। कभी किसी के 8 बजे कोई दूसरा काम निकल कर आता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था।